हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विनी साइंस क्लासेस पे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटोर राजकुमार सैनी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर रखी है केमिस्ट्री की। और मैंने 12th का हेलो एरिन हेलो एल्केन चैप्टर से ये सीरीज स्टार्ट की थी। वैसे तो ये वन शॉट वीडियो थी, पर मेरे को वीडियो डिटेल में बनानी पड़ रही है और मेरे पास टाइम कम होने के कारण मैंने इनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और बाद में मैं इनको वन शॉट वीडियो ही बना दूंगा आपको चैप्टर की। बस एक दो चैप्टर आप देख लीजिए, उसके बाद मैं एक चैप्टर को एक ही वीडियो में कंटिन्यू कर दूंगा। बाकी अगर आप पार्ट्स में कहोगे तो मैं अगर पार्ट्स में ही बना दूंगा। हमने ये चैप्टर काफी कर लिया था। आज हम इसका फोर्थ पार्ट बना रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो प्लीज पार्ट वन, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड इसका देख के आइए। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा इस प्ले लिस्ट का। और अगर आपको बढ़िया लग रहा है तो इस प्ले लिस्ट को जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन। आपको पता है हेलो एल्केन के अंदर आर एक्स है, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ये पार्शियल पोलराइज है, आपको पता है इसको पार्शियल चार्ज बोलते हैं, पार्शियल आयनिक। तो ये वाटर के अंदर डिसॉल्व तो है, पर ज्यादा डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कार्बनिक कंपाउंड भी है। पोलराइज के कारण ये डिसॉल्व हो जाता है, ये दिखा हुआ है। द हेलो एल्केन आर वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन द वाटर। स्लाइटली सोल्यूबल इन द वाटर। एक बात याद रखना, हेलो एल्केन वाटर के साथ सोल्यूबल तो हो जाते हैं, पर वाटर के मॉलिक्यूल को एनर्जी को तोड़ के ये जब अगर अपने बॉन्ड बनाएंगे तो उसमें एनर्जी ज्यादा नहीं निकलती। मींस आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर अगर किसी की एनर्जी कम हो रही है, ज्यादा एनर्जी निकल रही है या एनर्जी कम हो रही है, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए याद रखना ये, मतलब उसमें डिजोल्व तो हो जाएगा पर इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपाउंड नहीं बनता। ये देखो यहाँ लिखी इन द ऑर्डर ऑफ डिजोल्व हेलो एल्केन। पहले ये देख लो, द हेलो एल्केन आर वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन द वाटर। ये मैंने इसका रीजन बताई थी आपको। प्योर आयनिक नहीं है ये पार्शियल चार्ज है या पार्शियल पोलराइज्ड है। आगे सुनो, ये देखो, in the order of dissolved haloalkane water, energy is required to overcome attraction between the haloalkane molecule, break the hydrogen bond between water molecule. Less energy is required, new attraction are set up between haloalkane। ये देखो, ये सबसे मेन। अगर ये पानी के साथ डिजोल्व भी कर रहे हो आप, तो पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड को ये ब्रेक करके जो न्यू बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उसमें इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही। तो आपको पता है अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो वो इतना कंपाउंड, उसकी एनर्जी ज्यादा है तो मीन्स वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। अरे, आपको पता है केमिस्ट्री का एक रूल है सोल्यूबिलिटी का, लाइक डिजोल्व लाइक। तो ये पानी के अंदर आपको पता है स्लाइटली सोल्यूबल है, पर अपने जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें अंदर कार्बन भी है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपको पता है ये आसानी से सोल्यूबल होगा। ये देखो यह लाइन लिखी, द सोल्यूबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन इन वाटर तो कम है, पर ये देखो हेलो एल्केन टेन डिसॉल्व इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसका सिंपल सा फंडा बता ही दिया, लाइक डिसॉल्व लाइक। ये खुद ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आसानी से ये डिसॉल्व हो जाएगा। और जो न्यू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बनेंगे वो भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे, उसकी एनर्जी याद रखना और कम होगी, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। देख लिखा हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिकॉज द न्यू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन हेलो एल्केन एंड सॉल्वेंट, जिसमें भी आपने इसको डाला है, उसके बीच में जो बॉन्ड बने वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने। ये देखो सेम स्ट्रेंथ, जितने स्ट्रेंथ से वो टूटे थे उतनी स्ट्रेंथ से नए बॉन्ड बन गए। अब देखो सोल्यूबिलिटी हमारा कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन सिंपल सा है, इसको मैं आपको सिंपल से करवा देता हूँ। देखो क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को करने का बेसिक कंसेप्ट ये है। देखो बॉइलिंग पॉइंट पूछा आपको डिफरेंट डिफरेंट। सबसे पहले आपने ये देखना है लॉन्गेस्ट चेन, जिसके अंदर मान लो होता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा डिपेंड किस पे करता है, सीधा सीधा मॉलिक्यूलर वेट पे। मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है पूरा। जिसमें जितने ज्यादा कार्बन, उसका मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास उतना ही ज्यादा, उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा। फिर आपको मान लो हेलो एल्केन के अंदर दिया तो एक चीज और याद रख लेना, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर कार्बन सेम हो तो ये ग्रुप रहेगा। अगर आयोडीन ग्रुप लगा हुआ है, एक क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, आयोडीन वाले का। तीसरी चीज ये देख लेना ब्रांचिंग। आपको पता है अगर सिंपल चेन है विदाउट ब्रांच के, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कंपेयर देन ब्रांच वाले से क्या होगा, इसका ज्यादा होगा, और ब्रांचिंग वाले का क्या होगा, कम। आपको ये तीन रूल फॉलो करने हैं, बस इनसे आपका सारे आंसर आ जाएंगे। देखो पहले वाला दिया है, जिसमें आपको कराई देता हूँ ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोमीथेन आपको बताइए CH3Br। ब्रोमोफॉर्म पीछे कराया था, याद करो, CH Br3। क्लोरोमीथेन CH3Cl। और क्या है, डाई ब्रोमो मीथेन, डाई ब्रोमो मीथेन।
आपको पता है कार्बन सभी में सेम, तो ग्रुप देख लो, इसमें देखो 3 कार्बन 3 ब्रोमीन, तो सबसे ज्यादा वेट इसका, तो 1 नंबर पे आएगा ये, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। सेकंड नंबर पे आएगा ये, क्योंकि इसमें कितने ब्रोमीन है, 2। थर्ड नंबर पे आएगा, देखो इसमें भी कार्बन सेम है, इसमें भी कार्बन सेम, अभी बताया था, अगर कार्बन सेम हो तो ग्रुप देख लेंगे। देखो ब्रोमीन आपको पता है क्लोरीन से ज्यादा मोलिकुलर वेट है, तो 3 नंबर पे आएगा ये, और 4 नंबर पे आएगा ये। मतलब अगर आप इसका सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछो तो सबसे पहले आपको बताया सबसे ज्यादा इसका होगा ब्रोमोफॉर्म का, ब्रोमोफॉर्म का। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जो मैंने मार्क किए हैं इसे पेपर में ऐसे लिखा है, एक वाले का क्या होगा सबसे ज्यादा, एक मीन्स ये वाला ब्रोमोफॉर्म। अब नीचे देखो, 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, और 1 क्लोरोब्यूटेन, ये तो सिंपल सी हो गया, 4 कार्बन आ गए इसमें, तो इसका सबसे ज्यादा 1 नंबर पे आएगा ये। आइसो और क्लोरोप्रोपेन अभी बताया था, ब्रांच वाले का हमेशा कम होता है, और चेन वाले का सबसे ज्यादा, तो 2 नंबर पे आ गया ये, और 3 नंबर पे आ गया ये। इसका अगर आप बनाओगे तो ये 1 2 एंड सबसे कम इसका। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट था, ये मैंने आपको करवा दिया। इन क्वेश्चन से डरना नहीं है, मतलब इनको आपको बेसिक कंसेप्ट से आराम से कर सकते हो। याद रखना, सबसे पहले आपने देखना है कार्बन या उसका मोलिकुलर वेट, उसका मोलिकुलर वेट कितना ज्यादा होगा, फिर देखनी है अपने चेन और ब्रांच, फिर देखना है ग्रुप कौन सा। अब सुनो, चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है बढ़िया, यहाँ से देखो, केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। पहले मैं आपको एक सिंपल सा बता देता हूँ, वरना इसमें होता क्या है फिर आपको समझ नहीं आता। सबसे पहले अपने नेचर ऑफ किया था, याद है, एल्किल हैलाइड का, आर एक्स। इस पे आपको पता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थोड़ी सी क्या होती है इससे ज्यादा, हेलोजन की सर्फेस पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ही होती है। तो अब देखो, आर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब ये किसके लिए सेंटर बनेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक के लिए। इस कार्बन के पास तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसके ऊपर वो ग्रुप अटैक करेगा जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो वो आपको पता ही है कौन से होते हैं, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। याद रखना, ये मैं सिर्फ एक बार हेलो एल्केन के लिए बता रहा हूँ, हेलो एरिन में ये रूल चेंज हो जाएगा। देखो सबसे पहला ये रिएक्शन दी इसने, ये हेलो एल्केन कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन देते हैं, एलिमिनेशन देते हैं, और रिएक्शन विद मेटल। इन सभी के बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊँ। सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में तो अब आपको आ गया होगा, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देंगे, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होने के कारण इस पे आपको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इसका मैं आपको सिंपल सा पहले बताता हूँ, जो इसमें दिया हुआ है। आधा तो मैंने बता दिया, ये देखो, ये रहा, मार्कर किधर गया भाई, ये देखो, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, हेलोजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल आया, आसानी से इसके ऊपर जुड़ जाएगा, अटैक करेगा। ये 2 मेथड होंगे, उसका आगे मैं बता दूंगा आपको। और एक्स क्या हो गया, बार, एक्स क्या हो गया, बार, और ये सी न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब यहाँ अलग अलग आपको दिए हैं, देखो आर एक्स ने अटैक किया, आर एक्स पे अटैक किसने किया, न्यूक्लियोफाइल ने, और आर न्यूक्लियोफाइल बन गया, और एक्स के हाइलाइट क्या हो गया, बार। यहाँ अलग अलग दिए हैं। अगर ये रिएजेंट है, ये रिएजेंट, आपने न्यूक्लियोफाइल का सिंपल से याद रखना, या तो उस पे लोन पेयर हो, या उस पे नेगेटिव चार्ज हो। मींस न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइयर है, उसे न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज बोलते हैं, याद रखना। अब इसमें आप देखो, Na पे पॉजिटिव तो माइनस आया OH पे, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल सेंटर क्या बनेगा, OH नेगेटिव। H2 में आपको पता है इस पे लोन पेयर है, तो ये बन गया पूरा। R में आपको पता है OR हो गया, R इधर एल्काइल ग्रुप हो गया, तो प्लस आई के कारण इस पे भी नेगेटिव चार्ज, और इस पे लोन पेयर भी, इस पे माइनस आई, ये आई होगी। और NH3 में पूरा ग्रुप है, क्योंकि इस पे लोन पेयर होते हैं। NH2 के RNH2 अमाइंस के अंदर ये, इसके अंदर भी ये। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 आपको मैं बताता हूँ, ये 4, ये 4, इनका इंपॉर्टेंट सुनो। जैसे CN है, CN को बोलते हैं एम्फीडेडेंट, लिगैंड भी बोलते हैं, वैसे यहाँ पे एम्फीडेडेंट ग्रुप समझ में इसको, ये देखो नीचे लिखा हुआ है मेरा, एम्फीडेडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। इसका मीन समझाता हूँ, एक ही ग्रुप के पास अगर 2 एटम है और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या दोनों के दोनों एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं एम्फीडेडेंट। बट एज ए टाइम, एट ए टाइम पे याद रखना, एक ही एटम इसमें से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जो एटम उससे जुड़ा है उसी के हिसाब से उसका नाम देना। जैसे बता रहा हूँ, KCN में CN है, इसमें भी CN है। इसमें KCN में याद रखना, CN न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो देखो, C अगर किसी के साथ जुड़ा है तो उसे बोलते हैं नाइट्राइल या साइनाइड, मतलब ऐसा बॉन्ड बन गया। और अगर
Cn में n अगर कहीं डिनोट कर रहा है, जैसे मान लो RnC मतलब n दे रहा है, इधर कौन दे रहा था C, तो इसे बोलते हैं आइसोनाइट्राइल। ऐसी बात इसमें दी है, नाइट्रो ग्रुप के अंदर होती है। अगर O डोनेट कर रहा है या O लोन पेयर की तरह या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसे बोलते हैं नाइट्राइल। और अगर n अगर एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है, तो उसे बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। याद रखना, ये आगे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बताता हूँ। आर सी इसमें आपको बताइए, सी ये भी नेगेटिव और इस पे लोन पेयर भी है, तो ये एस्टर बनाएगा और इसमें H हो गया, आर एच बन जाएगा नाइट्रोकार्बन। और ये आपको बताइए रिड्यूसिंग एजेंट, ये मैंने बता दिया था आपको पीछे थ्योरी। हाँ ये तो हो ही है, इसमें तो इतना ही बताया, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। न्यूक्लियोफाइल क्यों सब्स्टिट्यूशन देगा, क्योंकि इस पे आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है वो, जो कार्बन वाला है। चलो पढ़ाई देता हूँ कोई नहीं। ये रहा, आपने आपको पता है न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और वो कौन से पार्ट पे अटैक करेंगे, उस सबसे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कम होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपको होता है इस आर वाले पे, है क्योंकि इस पे पॉजिटिव है। और न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करें इसलिए इसको क्या बोल दिया, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट करते हैं उस हैलोजन को, तो इससे बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मीन समझाता हूँ। यहाँ से आपको पता है न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो हैलोजन स्पार इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे गेम में होता है, किसी को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। एक खिलाड़ी अगर थक जाए या लग जाए तो दूसरा उसकी जगह आके बैठ जाता है, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ये मैंने आपको बताई थी। और ये इसने सिंपल से ये बताइए, एल्किल हाइड होते हैं, वो बॉन्डेड sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से होते हैं। ये तो कुछ ज्यादा, ये आपको बता दिया। न्यूक्लियोफाइल आएगा तो कौन सा ग्रुप बनेगा और कौन सा उसमें रिएक्टेंट होगा, ये देखो, ये मैंने बता दिया आपको। ग्रुप लाइक साइनाइड नाइट्राइट पोसेस टू न्यूक्लियोफाइल सेंटर, ये बताया था कि नाइट्रेट में और इसके अंदर आपको पता है दो दो, इसमें N और O है, उसमें C और कार्बन और नाइट्रोजन। इन्हें एम्फीडेरेट बोलते हैं। बट एट ए टाइम पे एक ही ग्रुप अटैक करता है, और जिस जो ग्रुप जुड़ा है उसी के हिसाब से नाम। अगर C जुड़ा था देखो, तो यहाँ साइनाइड या नाइट्राइल बोल दिया। N जुड़ा है तो उसे बोल दिया आइसो नाइट्राइल, आइसो नाइट्राइल। ये क्वेश्चन है अभी जो मैंने कराया उसी का सिंपल सा एक क्वेश्चन है। सुनो, ये कह रहा है अगर आपने मान लो हेलो एल्केन के साथ, सिंपल सा क्वेश्चन, हेलो एल्केन के साथ अगर KCN के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, एक हेलो एल्केन की आप AgCN के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, वो पता नहीं ये दोनों ग्रुप एम्फिडेरेट, तो ये कह रहा है इसके अंदर तो आपका प्रोडक्ट बन रहा है ये RCN, इसके अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है RNC। आपको पता है इसका नाम क्या होता है, साइनाइड या नाइट्रेट। ओ हाँ, साइनाइड ग्रुप बन रहा है। और इसका मीन आपको बताइए आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड ये लिखा हुआ। इसको साइनाइड भी बोलते हैं, नाइट्राइल भी बोलते हैं, इसको आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं, लिख लेना आपको। इसको आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं। आगे लिखा ना आइसोनाइट्राइल, नहीं लिखा आइसोसाइनाइड। जब एन जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड। देखो ये क्यों, यहाँ पे अगर केशियन की रिएक्शन करवा रहे हो जब, तो बन रहा है साइनाइड, यहाँ बन रहा है आइसोसाइनाइड। ये देखो, क्योंकि के आपको पता है केशियन प्योर आयनिक कंपाउंड है, ये प्लस ये नेगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर आपको पता है नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी लोन पेयर है, पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, और ये भी कार्बन और ये न्यू वाला भी कार्बन, दे तो दोनों ही सकते थे, ये नेगेटिव भी कार्बन दे सकता है, ये लोन पेयर कार्बन। पर कार्बन कार्बन के अंदर जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, इसमें कार्बन कार्बन के अंदर जो बॉन्ड बनेगा, कार्बन नाइट्रोजन के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग बनेगा, इसलिए इसको ये प्रेफर करता है। इसमें तो देखो ये आपको पता है AgCN क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है, और कोवलेंट कंपाउंड में आपको पता है इलेक्ट्रॉन कार्बन पे तो अब आएंगे नहीं इतने, तो कोवलेंट कंपाउंड है, डेल्टा में आएगा अगर आएगा चार तो भी। पर इस नाइट्रोजन के पास अब क्या फ्री पड़े हैं, लोन पेयर, तो इसमें तो फंडा ही नहीं है, ये कार्बन जाएगा ये नाइट्रोजन जाएगा, इस पे अटैक कर देगा लोन पेयर के कारण। तो इसमें बनेगा आइसोसाइनाइड और इसमें बनेगा साइनाइड पड़ेगा। सिंपल सी बात थी, केशियन था वो आयनिक था, सी के पास माइनस के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, नाइट्रोजन क्या लोन पेयर। बट सी ने अटैक क्यों किया, क्योंकि कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड बनेंगे कंपेयर देन कार्बन नाइट्रोजन के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। और AgCN में तो आपको पता है सी के ऊपर इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर यूज करेगा और NC बना देगा। ये सारी की सारी थ्योरीज में ये दी है, ये देखो, ये देखो। KCN आयनिक प्रोवाइड साइनाइड आयन। अब देखो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के पास है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, बट लेकिन अटैक वहां से होगा, ये देखो, क्योंकि कार्बन कार्बन के अंदर जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा कंपेयर देन कार्बन नाइट्रोजन के। एजीसीएन में तो सिंपल से ही पढ़ना, ये देखो लिखा हूं। एजीसीएन तो आपको पता ही है कोवलेंट कंपाउंड है, तो इसमें तो सिर्फ नाइट्रोजन फ्री है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, तो आइसोसाइनाइड फॉर्म हो जाएगा। ये मेन प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन आपका मेरे को लगता है बढ़िया हो गया। यही बात इसमें बताई थी।
अगर NO2 O अटैक कर रहा है तो नाइट्राइट बोलेंगे, N अटैक कर रहा है तो उसे नाइट्रो बोलेंगे। ये बात मैंने उसकी तरह ही बता दी थी एम्पिरिकली। अब सुनो मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल बाई मॉलिक्यूलर। अब मैं एक बात बताऊं, हेलो एल्केन न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है SN1, एक होती है SN2। इन दोनों में मेन अंतर बताता हूँ आपको, समझ में भी आ जाएगा। ये याद रखना, SN2, SN2 बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन आगे समझा दूंगा, उसे एक बार लिख लेंगे। ये यूनिमोलिकुलर या मोनोमोलिकुलर बोल सकते हो। ये याद रखना सिंगल स्टेप में होने वाली रिएक्शन, सिंगल स्टेप। ये होती है टू स्टेप रिएक्शन, टू स्टेप रिएक्शन। और यूनिमोलिकुलर और बाईमोलिकुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। और बाईमोलिकुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा और नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगा। मैं आपको इसका डिटेल में बताऊंगा तो अब आपको बढ़िया समझ में आएगा। सबसे पहले देखो इन पे क्या हुआ। ये है आपका एल्किल हैलाइड, ये OH न्यूक्लियोफाइल, इसने आया इसके ऊपर अटैक किया। ये देखो, ये कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको, याद रखना। एक ही स्टेप में दोनों काम हो रहे हैं। OH इधर अटैक भी कर रहा है और इधर देखो Cl बार भी हो रहा है। एक ही स्टेप की रिएक्शन है। यहाँ OH लग गया और यहाँ क्या लगा है? Cl। एक बात यहाँ देखना, ग्रुप गया कहाँ से है? मान लो राइट साइड से, ये किधर से आ रहा है? लेफ्ट साइड से। तो याद रखना इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इनवर्ट बन रहा है। कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? इनवर्ट। तो इसको इन्वर्जन भी बोलते हैं, याद रखना। Cl इधर से साइड गया है, OH इधर से आया, तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन या इनवर्ट प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। इसका मैं आपको पूरा मतलब डिटेल में आएगा, आगे मैं आपको करवा दूंगी सारा। यहाँ थोड़ा सा और बता ही देता हूँ। देखो, इसमें एक ही स्टेप के अंदर OH न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और Cl बाहर जा रहा है। तो यहाँ देखना H है जैसे, अगर यहाँ CH3 वगैरह या बड़े ग्रुप बल्कि ग्रुप होते तो ये रिएक्शन कभी भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि OH को अटैक भी एक ही स्टेप में करना है और Cl को बाहर भी एक ही स्टेप में। अगर यहाँ मान लो CH3 वगैरह ग्रुप होते तो ये रिएक्शन कभी भी नहीं जाती। तो याद रखना SN2 के अंदर टोटल ये बनती है 1 डिग्री कम 1 डिग्री स्लो रिएक्शन देगा और 3 डिग्री, सॉरी उल्टा लिख दिया। एक मिनट। आपको पता बल्कि ग्रुप होने के कारण ये रिएक्शन स्पीड नहीं होती। तो ये रिएक्शन फर्स्ट कौन देता है? 1 डिग्री वाला, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सबसे कम कौन सा देगा? 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री में यहाँ बड़े बड़े ग्रुप हो जाएंगे। CH3 मान लो काले ग्रुप होते, ऐसे ग्रुप होते, तो इसको अटैक करने के लिए जगह ही नहीं मिलती। तो ये याद रखना। और उसका ऑर्डर मैं आपको आगे बता दूंगा। जैसे याद रखना इसका उल्टा होता है, इसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, रीजन आगे बता दूंगा। चलिए आगे, ये मैंने बताई दिया सिंपल सिंपल। ये रहा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। SN2 के अंदर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। इन्वर्जन क्यों होगा? ये देखो, क्योंकि Cl इधर वाली साइड से बाहर गए हैं पर OH लगा किधर से है? इधर से। देखो, जब ये आएगा तो इसके सारे के सारे हाइड्रोजन अम्ब्रेला टाइप, जिसे अम्ब्रेला उल्टा कर लो, जैसे पहले इधर थे पर इस ग्रुप के कारण, OH ग्रुप के कारण इनके ऊपर सभी के ऊपर रिपल्सन लगेगा तो ये सारे के सारे इधर पहुंचेंगे। ये देखो, इसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। SN2 के अंदर याद रखना प्रोडक्ट इन्वर्जन बनेगा। सिंपल सा याद रखना, एक साइड से जा रहा है तो एक साइड से आ रहा है, तो प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा? उल्टा, इन्वर्स प्रोडक्ट बनेगा। इसका आगे आएगा, मैं आपको डिटेल में भी बता दूंगा। ये रहा जो मैंने अभी बताया, ये देखो। आपको बताइए, सिंगल स्टेप रिएक्शन अगर मानो 1 डिग्री, जैसे ये रहा प्राइमरी या मतलब 1 डिग्री है, तो यहाँ पे एक CH3 ग्रुप, बल्कि ग्रुप कम है, NO को बहुत ही साइड मिल गई, यहाँ पे आया, इस पे अटैक कर दिया, 2 हो गए। और 3 डिग्री पे देखो, इतने बड़े बड़े बल्कि ग्रुप हो गए भी, न्यूक्लियोफाइल को स्टीरिक हिंड्रेंस लग रहा है, इसको अंदर आने ही नहीं दिया जाएगा। तो याद रखना इसका ऑर्डर यही रहता है, प्राइमरी हैलाइड, फिर सेकेंडरी हैलाइड, फिर टर्सरी हैलाइड। सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन कौन देगा? 1 डिग्री, फिर सेकंड, फिर थर्ड। सबसे ज्यादा देगा 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री के अंदर इनफ्लेमेबल अल्काइल ग्रुप के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा। याद रखना, ये इसने बताया है। और ये थ्योरी पढ़ना, इसमें जो जो मैंने बताया है सारा कुछ वही लिखा हुआ है। ये कोई ज्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं ना, ये कुछ ज्यादा हार्ड है। ये मैंने बताया बस वही है। अब आगे चलते हैं SN1 पे। SN1 के पहले अपने थोड़े थोड़े की पॉइंट लिख लेते हैं जो मैंने बताए थे। पहले तो ये
ये है टू स्टेप रिएक्शन। टू स्टेप रिएक्शन। एक वो बताता हूँ, इसे बाइमोलिकुलर क्यों बोला था उसने। एक तो ये डिपेंड कर रहा है अभी एल्किल हैलाइड कौन सा है, 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री। एक याद रखना इस ग्रुप पे भी डिपेंड करता है कि आने वाला न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, क्योंकि साइड इस हैलाइड को रिप्लेस भी तो करना है। तो याद रखना, इसलिए इसको बाइमोलिकुलर बोलते हैं। ये एल्किल हैलाइड पे भी डिपेंड करती है और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करती है। ये देखो लाइन लिखी हुई है, CH3 रहा second order kinetic. The rate of depend upon the concentration of both the reactant. Both the reactant. Alkyl पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे दोनों पे डिपेंड करती है, इसलिए उसको बोलते हैं बाई मोलिकुलर रिएक्शन। 1 डिग्री फास्ट क्यों है, क्योंकि 1 डिग्री के अंदर आपको होता है स्टेरिक हिंड्रेंस कम, बल्कि ग्रुप कम है। अगर CH3 ग्रुप 3 डिग्री क्यों रिएक्शन नहीं देता, ये कम देता है क्योंकि उसमें बल्कि ग्रुप ज्यादा बड़े बड़े होंगे, तो वो उसको अटैक ही नहीं करने देंगे। ये लिखा हुआ इसमें, ये होप सो आपको सब बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब सुनो, सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल यूनिमोलिकुलर। इसे यूनिमोलिकुलर क्यों बोलते हैं, नाम से स्पष्ट है। इसमें एक ही मॉलिक्यूल पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। वो अभी बताता हूँ किस पे डिपेंड करेगा। सिर्फ एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो आगे बताता हूँ। देखो, ये टू स्टेप रिएक्शन है और इसमें याद रखना कार्बन केटायन बनेगा। कार्बन केटायन बनेगा और इसमें ऑर्डर होता है, अगर आपको पता है कार्बन केटायन कौन सा स्टेप होता है, 3 डिग्री वाला। तो ऑब्वियस सी बात है, ये रिएक्शन फर्स्ट कौन देगा, 3 डिग्री वाला। ये समझाता हूँ। टू स्टेप रिएक्शन देखो, ये दिया हुआ, ये सुनो, ये फर्स्ट स्टेप है इसका और ये इसका सेकंड स्टेप। देखो यहाँ है CH3 Br। ये Br आसानी से चला गया क्योंकि 3 डिग्री कार्बन है, तो ये प्लस आई प्लस आई प्लस आई, तो ये हो गया स्टेबल। प्लस आई प्लस आई प्लस आई, ये हो गया स्टेबल 3 डिग्री। तो ये Br आसानी से बाहर चला गया, यहाँ बन गया पॉजिटिव। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, कार्बन केटायन। तो पता ही होगा, C के ऊपर पॉजिटिव है तो उसे बोलते हैं कार्बन केटायन। कार्बन केटायन और कार्बन, देखो इस स्टेप पे पूरी रिएक्शन डिपेंड क्यों करी है, क्योंकि अगर यहाँ 1 डिग्री अल्किल हैलाइड होता तो ये कार्बन केटायन नहीं बनता, या बनता तो भी लेस स्टेबल होता, तो रिएक्शन फास्ट नहीं होती। अब बस यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव, वो जाएगा और इधर यहाँ पे अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। न्यूक्लियोफाइल आया और उस पर अटैक कर दिया, ये सेकंड स्टेप। ये देखो रिवर्सिबल है, इधर ये इसमें भी चेंज हो सकता है और ये इसमें भी चेंज हो सकता है, पर ये इरिवर्सिबल है, ये सीधा इसमें ही चेंज होगा। तो चलिए सिंगल डबल स्टेप रिएक्शन की बात। अब इसका ऑर्डर बताया था मैंने, जैसे मान लो ये अगर ये होता, अगर मान लो यहाँ H होता, 1 डिग्री अल्किल लाइट होता मान लो, तो अगर ये पॉजिटिव बनता तो ये प्लस आई इफेक्ट एक ही ग्रुप दिखाता, तो ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता। पर यहाँ पे देखो कितने ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं। तो याद रखना, न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट रिएक्शन है, जो सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट रिएक्शन है, उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री। रीजन क्या है, क्योंकि ये 3 एल्किल ग्रुप है, वो उसको प्लस आई के कारण इलेक्ट्रो डेंसिटी बढ़ा देंगे और इसकी रिएक्शन की स्टेबिलिटी और बढ़ा देंगे। स्टेबल कंपाउंड बन गया, जितना स्टेबल इंटरमीडिएट या स्टेबल बना है, तो वो रिएक्शन भी उतनी फास्ट होगी। ये आपको सिंपल सा बता दी। ये रहा, SN1 रिएक्शन आर जनरली कैरीड आउट पोलर प्रोटोनिक सॉल्वेंट, मतलब इन सॉल्वेंट के अंदर करवाई जाती है रिएक्शन। ये बताई दिया टर्ट ब्यूटाइल है, ब्रोमाइड। और आप इसमें बताया टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्योंकि 3 डिग्री ब्रोमाइड है इसलिए बताया इसमें। और 3 डिग्री अल्कोहल के बीच में आप करवा सकते हो फर्स्ट काइनेटिक। और ये रहा लिखा हुआ, रेट ऑफ अपॉन द कंसंट्रेशन ओनली वन रिएक्टेंट। और किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ एल्किल ब्रोमाइड पे। एल्किल ब्रोमाइड पे या एल्किल हैलाइड पे। ये देख लो विच इज द टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। वो 3 डिग्री है तो आसानी से उसने कार्बन के टाइम बनाया, कार्बन के टाइम स्टेबल हो गया 3 डिग्री का, तो इसका ऑर्डर भी यही आ गया, ये आगे लिखा हुआ है। अब आपको इसमें ना एक चीज अभी बताता हूँ। हाँ आगे तो आएगा, अभी बताता हूँ आपको। देखो, दो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे अपने उसमें किया था इन्वर्ट। इन्वर्ट का मतलब एक साइड से वो जा रहा है हैलाइड ग्रुप, दूसरी साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। इसमें देखो कार्बन के टाइम सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक होने से पहले क्या बना है, कार्बन के टाइम। आपको पता होगा कार्बन के टाइम प्लेनर स्पीसीज है, ट्राइगोनल प्लेनर मींस। अब इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है। तो याद रखना, इसमें कोई वो इन्वर्जन
इन्वर्जन वाला पंगा नहीं है इसमें, मतलब दोनों के दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, उसे बोलते हैं रेसमिक। वो आगे आएगा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें कार्बन केटायन होता है, वो प्लेनर होता है, प्लेनर के कारण आपको पता है न्यूक्लियोफाइल इधर से आए या इधर से आए, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। इसमें दोनों के दोनों प्रोडक्ट बन जाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आगे थोड़ा सा। वैसे तो आगे आएगा ये, फिर एक होता है रिटेंशन, एक होता है इन्वर्जन। रिटेंशन का मतलब होता है जिस साइड से ये गया था हेलाइट गया है, उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे सेम, और उल्टा आपको बताइए, पर इसमें दोनों 50-50% बनने के चांस होते हैं, याद रखना। क्या रेशमिक मिश्रण भी बना सकते हैं। अब सुनो, ये मैंने बताया था। SN2 के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन देता है भाई? प्राइमरी वाला, ये लिखा हुआ। और SN1 के अंदर टर्सरी वाला। इसमें 3 डिग्री क्यों देता है? क्योंकि 3 डिग्री कार्बन ज्यादा स्टेबल है। इसमें 1 डिग्री वाला स्टेबल क्यों है? क्योंकि 1 डिग्री के अंदर बल्कि ग्रुप नहीं है, तो उसके अंदर आपको पता है रिपल्सन वगैरह कुछ नहीं लगेगा, आसानी से वो आके उसके साथ जुड़ जाएगा। यहाँ दो चीज बताइए बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक तो एलिलिक हैलाइड, एक यहाँ पे बताया है आपको एरिलिक। ये दोनों के दोनों 1 डिग्री रिएक्शन ज्यादा देते हैं। आपको पता है 1 डिग्री रिएक्शन का एक ही फंडा याद रखना है, कार्बन केटाइन स्टेबल बनना चाहिए। कार्बन केटाइन हो वो फुल स्टेबल हो। इसमें कार्बन केटाइन देखो ये इसने इस मतलब डबल बॉन्ड के कारण इसने रेजोनेंस किया और ये कार्बन इतना। आपको पता है अगर कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखा रहा है एक से ज्यादा, तो जितनी ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाएगा उतने स्टेबल कंपाउंड होता है। जैसे इसमें पॉजिटिव बना कार्बन केटाइन, इस कार्बन केटाइन ने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया, ये देखो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया, तो ये भी है स्टेबल। तो इसने ये बताया है कि बेंजिलिक हैलाइड और जो आपका एरिल हैलाइड है, वो दोनों के दोनों कौन सी रिएक्शन देंगे? SN1, क्योंकि उनका कार्बन कैटायन रेजोनेंस का, ये देखो लिखा होगा, मेन पॉइंट यही है। कार्बन कैटायन दोस फॉर्म गेट स्टेबलाइज थ्रू द रेजोनेंस। अब सुनो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपने सब देख लिया। थोड़ा सा और बताता हूँ। SN1 के अंदर याद रखना और SN2 के अंदर याद रखना। SN1 के अंदर कार्बन कैटायन वाला फंडा है, तो इसमें 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 1 डिग्री। इसमें रिएक्टिविटी पूछे तो 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा, बढ़िया। अब सुनो, अगर कार्बन पे बात नहीं कर रहे, इन ग्रुप पे बात करें, RI, RBr, RCl, RF, आपको पता है RF की बॉन्ड लेंथ कम होती है, RI की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? ज्यादा। तो इसको हटाना भी क्या होगा? आसान। तो अगर इनका ऑर्डर पूछे तो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन कौन देगा? RI, क्योंकि RI में बॉन्ड लेंथ क्या है? ज्यादा। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो उसको आसानी से अपने तोड़ सकते हैं। देखो यहाँ पे अब पूछा है इसने SN2 में कौन कौन सी रिएक्शन फास्ट देगी। SN2 में सबसे पहला बात तो ये देखना 1 डिग्री देखना, क्या देखना है? 1 डिग्री बस। ये देखो इसके साथ एक कार्बन जुड़ा है, ये कौन सा हो गया? 1 डिग्री। यहाँ कितने कार्बन जुड़े हैं इसके साथ? 2 कार्बन। तो ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री। तो बेस सी बात है ये होगा, क्योंकि आपने को पता है SN2 में बताना है, SN2 में आपको पता है प्राइमरी हैलाइड ज्यादा रिएक्शन देगा। ये देखो SN2 फर्स्ट, ये ग्रुप है। अब इन दोनों ग्रुप में कार्बन सेम है, कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ कार्बन सेम है, और प्राइमरी वाला भी पंगा नहीं है, दोनों दोनों ही प्राइमरी। तो अब इसमें क्या देखना, ये आयोडीन वाला बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा, तो ये ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा। ये देखो लिखो, इस iodine is better leaving group because it large size, इसका साइज लार्ज है तो आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये रिएक्शन फास्टर देगा। आगे आपको ये आप खुद कर लेना, पर मैं इसका आपको थोड़ा बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। देखो वापस वही बात, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कंपाउंड SN1 और SN1 और SN2। इसमें याद रखना 3 डिग्री, इधर मान लो 3 डिग्री से अगर और ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एलिलिक वाला। कौन होगा? एलिलिक वाला। उससे भी ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बेंजिलिक वाला। उससे भी ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बेंजिलिक वाला। मैं आपको पूरा लिख ही देता हूँ। जैसे इसने पूछा है ना 1 डिग्री वाला कौन ज्यादा स्टेबल है, थोड़ा बता ही देता हूँ आपको। 1 डिग्री में मानो ये लिख रहे थे जिससे कोई पहले ओ एस एन 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर उससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एलिलिक। उससे भी ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एरिल हैलाइड वाला, बेंजीन वाला। याद रखना ये ऑर्डर होता है SN1 के लिए, और इसका उल्ट कौन सा हो जाएगा? SN2 के लिए। SN2 के लिए ये हो गया SN1 के लिए। ये दोनों ज्यादा, और इनसे भी ज्यादा फास्ट रिएक्शन या क्यों देते हैं? क्योंकि इनमें कार्बन कैटायन इनके कंपेयर में भी ज्यादा स्टेबल बन रहा है। ये आगे क्वेश्चन आएगा, इसको बता रहा हूँ। देखो पहले क्वेश्चन में अपने को पहले तो ब्रोमोब्यूटेन के जितने आइसोमर, 4 आइसोमर दिए हुए हैं, इनमें इनका ऑर्डर बताना है। ब्रोमोब्यूटेन के इनको आइसोमर दिए हैं, इनमें SN1 और SN2 का ऑर्डर बताना है। SN1 और SN2 का ऑर्डर मैंने दे दिया आपको।
SN1 के अंदर 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री सबसे ज़्यादा 3 डिग्री और SN1 में आपको होता है 1 डिग्री। तो इसमें आप देख लेंगे, ये देखो लिखा हुआ। पहले आता है SN1 में, SN1 में पहले कौन सा है 3 डिग्री, फिर कौन सा है 2 डिग्री, फिर कौन सा है 1 डिग्री। और ये इसका उल्टा हो गया SN1 में। SN2 में ये देखो, SN2 में कौन सा हो गया, पहले प्राइमरी वाले हो गए 1 डिग्री वाला हो गया, ये 2 डिग्री वाला हो गया, फिर 3 डिग्री, सिंपल सा। ये आपको चार कितने कंपाउंड दिए, 1 2 3 4, 4 कंपाउंड दिए, इनमें पूछा है। सेम वही बात होगी। अब देखो इसमें ये क्या लिखा हुआ है SN1 के, यहाँ बेंजीन रिंग दी हुई है ब्रोमीन, वो भी मैंने बताया था बेंजीन वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ पे इस पे CH3 ग्रुप भी दिया है, अल्काइल ग्रुप, इसके कारण और इस पे चार ज्यादा कार्बन रिंग हो जाएंगे स्टेबल। फिर एक बेंजीन वाला, फिर इसमें ये सिंपल, और फिर ये आ गया अपना 1 डिग्री, फिर आ गया 1 डिग्री। इसका उल्टा कौन सा हो गया ये सिंपल सा है, ये आप कर लेना जो मैंने ये पूछा ना, इससे हो जाएगा ये साइंस। अब आगे चलते हैं। स्टीरियोकेमिकल एक्सेप्ट न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैं बताता हूँ आपको स्टीरियो मतलब इसमें न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ये क्या टर्म है। पहला ऑप्टिकली एक्टिव, किनेटिक, इंटेंशन, इन्वर्जन एंड रेसिंग। आपको थोड़ा थोड़ा मेन मेन बताते रहता हूँ। सबसे पहले सुनो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा। ऑप्टिकली एक्टिव का मीन्स है, मानो दो मतलब कंपाउंड, एक ए एक बी। आपको पता है लाइट हर डायरेक्शन में जाती है, इसे बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट लिखा हुआ है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब देखो, पोलराइज्ड लाइट को अगर आप, एक प्रिज्म होता है निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म, ये पोलराइज्ड है तो ये सारी डायरेक्शन में घूम रही है, इसे बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। बट आप इसको निकोल प्रिज्म में पास करते हो तो ये मोनोक्रोनल लाइट हो जाती है, एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, बस एक ही डायरेक्शन में। अगर आप इसको किसी कंपाउंड के अंदर से गुजारोगे तो या तो ये दाईं तरफ मुड़ जाएगी या ये बाईं तरफ, या तो ये लेफ्ट लेफ्ट मतलब साइड मुड़ जाएगी या किधर मुड़ जाएगी, राइट साइड। इसी से अपने कंपाउंड की पहचान कर लेते हैं। मान लो पोलराइज्ड लाइट को आपने निकोल प्रिज्म में से डाला, मोनोक्रोनल लाइट बना लिया एक ही डायरेक्शन। अगर आप उसको, ये मानो ए है, आपने इधर इसके डाला तो ये इधर इसको ऐसे मोड़ रहा है लाइट, तो ये हो गया राइट साइड मोड़ रहा है तो डेक्सो रोटेटरी। अगर दूसरा कंपाउंड उसी लाइट को अगर लेफ्ट साइड मोड़ रहे हैं तो उसे बोलते हैं लीवो रोटेटरी कंपाउंड, लीवो रोटेटरी कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का यही मीन्स है कि वो लाइट को, पोलराइज्ड लाइट है वो मोनोक्रोनल लाइट है, उसको कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है। अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो उसे डेक्सो रोटेटरी बोल दोगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो उसको लीवो रोटेटरी और माइनस से शो कर दोगे। सिंपल सा फंडा, ये देखो लिखा हुआ। और ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कुछ इसमें बताया हुआ है भी क्या क्या होना चाहिए, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। पहले ये देख लो ऑप्टिकल आइसोमर होता है, ये देखो ऑप्टिकली एक्टिव प्लेन और प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस बाय पासिंग, ये लिखो निकोल प्रिज्म के अंदर आप डाल देते हो तो फिर उसको रोटेट करता है। अगर आप सॉल्यूशन या कंपाउंड में पास करते हो तो उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से हैं, जो निकोल प्रिज्म से जो अपने लाइट गुजारी है उसको अगर कोई घुमा देता है तो उसे बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। हर एंगल होता है उसको आप रोटेशन रोटेशन उसको आप मेजर कर सकते हो पोलैरीमीटर से। पोलैरीमीटर से आप देख लो कि ये राइट साइड घुमा रहा है या, एक मान लो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप उस लाइट को किधर कौन सी साइड में अपने रोटेट किया उसकी आप मेजरमेंट कर सकते हो। आगे देखो लिखा हुआ, अगर वो पोलराइज्ड लाइट है उसको अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाल रहा है तो उसे बोलते हैं डेक्सो रोटेटरी, डेक्सो रोटेटरी। इसको डी फॉर्म लिखा हुआ है, पॉजिटिव से भी आप शो कर सकते हैं। और अगर वो लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है तो उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये सिंपल सा हो गया। और ये रहा आइसोमर ऑफ कंपाउंड, ऑप्टिकली आइसोमर, द फिनोमिना इज ऑप्टिकल आइसोमर। मान लो एक ही कंपाउंड है, उसका एक तो मान लो ए पार्ट है बी पार्ट है, वो आपको बताऊंगा उसमें मतलब जियोमेट्री में स्टीरियो आइसोमेरिज्म थोड़ा फर्क होता है, उसके कारण ग्रुप कौन सी साइड में लगा हुआ है, उसके कारण एक तो दाईं तरफ घुमाता है लाइट को, एक बाईं तरफ। इन्हें बोलते हैं ऑप्टिकली आइसोमर। मतलब फॉर्मूला सेम है, आपको पता ही आइसोमर की डेफिनेशन क्या होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना पर उसकी प्रॉपर्टीज क्या होना डिफरेंट। यहाँ बाकी प्रॉपर्टीज क्या पता सेम हो सकती है, बट यहाँ ऑप्टिकली एक्टिव मतलब लाइट को घुमाने वाली प्रॉपर्टी क्या है अलग। देखो आगे देखो, अब ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए। पहली बात, मॉलिक्यूलर एसिमेट्रिकल, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी सिमेट्रिकल मतलब मान लो प्लेन वगैरह या कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सिमेट्री होगी तो वो नहीं देगी। एक होता है क्लैरिटी, एक होता है एनाइसोमर्स। इन सभी के बारे में आपको मैं आसानी से बताता हूँ। इधर देखो सबसे पहले ये हो क्लैरिटी वाला
क्लियर मतलब मान लो क्लियरिटी का मीन्स अभी दो अपने कोई कंपाउंड है या कोई चीज है जो मिरर इमेज तो है, जैसे ये अपने हाथ मिरर इमेज तो है, पर इनको ओवरलैप तो कौन सी भी डायरेक्शन में घूमो, ये दोनों ओवरलैप नहीं हो रहे। देखो, पर इधर अगर आपने ये देखो पैर दिए हैं वैसे ये इसके ऊपर रख सकते हो, आप इसको इसके ऊपर आसानी से रख सकते हो। तो यार का मिरर इमेज तो है, बट लेकिन ये सुपर इम्पोजिबल मिरर है, पर ये क्या है सुपर नॉन सुपर इम्पोजिबल, मतलब ये मिरर इमेज भी है इसके साथ साथ क्या है इनको इम्पोजिबल नहीं किया। तो याद रखना क्लियरिटी के अंदर पहला मीन तो ये होता है कि वो एक दूसरे के मिरर इमेज हो, पर मिरर इमेज भी कौन सी हो, नॉन सुपर वाले, भी उनको आप एक दूसरे के ऊपर कोई भी डायरेक्शन को तो वो एक दूसरे के सेम ना दिखे। ठीक है, ये लाइन लिखी हुई है। और आपको क्रियल कार्बन का एसिमेट्रिकल कार्बन एक होता है, तो अगर कार्बन के साथ मानो चार ग्रुप जुड़े हैं, मतलब मान लो एक्स वाई जेड ए, तो ये चारों की चारों मान लो ग्रुप अलग अलग है, तो इसे बोलते हैं किरियल कार्बन, इसे बोलते हैं किरियल कार्बन। और आपको पता है चारों की चारों ग्रुप अलग अलग है, तो इनकी मिरर इमेज बनाओगे आप, मिरर इमेज बनाओगे, फिर वो हमेशा ही आपको पता है नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी, क्योंकि चारों के चारों ग्रुप क्या है अलग अलग। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, यहाँ देखो लिखा हूँ प्रोपेन टू ओन, इसमें दो एल्काइल ग्रुप है, इसकी मिरर इमेज है मतलब कि इधर आ गया एल्काइल ग्रुप। पर अगर आप इस कंपाउंड को अगर 180 में रोटेट कर रहे हो तो सेम यही स्ट्रक्चर पहले वाले ये वापस इसमें बना रहा है। अभी क्या रूल था, मिरर इमेज तो हो बट लेकिन नॉन सुपर होनी चाहिए। ये देखो इस पे सुपर इम्पोज हो गया, तो ये याद रखना ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड नहीं है, ये रोटेशन शो नहीं करेगा, याद रखना। हाँ, इसको फिर क्या बोलोगे, क्रियल तो बोल नहीं सकते, तो इसको क्या बोलोगे, ए क्रियल। ये देखो लिखो प्रोपेन टू ऑल ए क्रियल मॉलिक्यूल। देखो जो मिरर इमेज भी है वो सुपर इम्पोज नहीं हो रही, उसे बोलते हैं किरेल। और जो अगर मान लो मिरर इमेज तो है बट लेकिन वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो रही है कोई भी डायरेक्शन में घुमाने पे, तो फिर उसे बोलते हैं एक रियल। आगे देखो लिखा हुआ ये ब्यूटेन टू, इसमें देखो ये एल्काइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन, चारों के चारों ग्रुप अलग अलग है, तो ये कौन सा कार्बन है, ये इसकी मिरर इमेज बनाई। अब आपको रोटेट कर लो, पर ये रोटेट इसके सेम नहीं है, देख लो ये रोटेशन इसके सेम नहीं है ये, तो ये याद रखना कौन सा हो गया, किरेल। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए ये तीन चार चीजें हैं कि एसिमेट्रिकल हो, किरेलिटी हो, किरेलिटी मीन्स उसमें सभी के सभी ये देखो लेने की ये लिखो द मिरर इमेज ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट सुपर इम्पोज ओवरलैप, मतलब एक दूसरे से ओवरलैप ना करे ऑन द मॉलिक्यूल सच कार्बन एसिमेट्रिकल कार्बन या स्टीरियोसेंट्रिक कार्बन। और यहाँ देखो किरेल की भी लिखी the object which are non superimposed on the mirror image like a pair of hand, इसे क्या बोल दोगे, किरियल। इसे क्या बोल दोगे, किरियल। और इस नेचर को किरियलिटी। और जो सुपर इम्पोजिबल हो रहा है मिरर इमेज उसे क्या बोलोगे, ए किरियल। क्या बोलोगे, ए किरियल। ये यहाँ तक कंप्लीट आपका हो गया। अब एनाइसोमर्स आपको बताता हूँ, एनाइसोमर्स कहते हैं, दो मिरर इमेज होती है उसे ही एनाइसोमर्स बोलते हैं। जैसे देखो ये देखो ये कंपाउंड, इधर वाई इधर साइड है, बाकी ग्रुप सेम है, इधर वाई इधर साइड है, ये इसका एनाइसोमर्स है। ये इसका क्या है, एनाइसोमर्स। इसकी डेफिनेशन भी दी है, कुछ जाता हूँ। The stereoisomer related to each other, non-superimposed mirror image, non-superimage mirror image. The stereoisomer related to each other is non-superimposable mirror image are एनाइसोमर्स। अगर मान लो कोई दो किसी की मिरर इमेज है और वो उस पे ओवरलैप भी नहीं हो रही, तो उसे आप क्या बोलोगे, एनाइसोमर्स। क्या बोलोगे, एनाइसोमर्स। याद रखना ये देखो ये लिखिए एनाइसोमर्स पोसेस आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी नेमली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्लेक्सिव इंडेक्स। उनका बस आपको पता है डिफरेंस होता है सिर्फ ये रहा, रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सुनो ये कह रहे दो इनआइसोमर्स हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, मेल्टिंग पॉइंट सेम होता है, बस आप उसको एक ही तरीके से, मैंने पहले बताया था आपको भी ऑप्टिकली आइसोमर्स का मीन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वैसे ही सेम होता है आपको बताया आइसोमर्स का, फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम है, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सब सेम है, बट एक ही डिफरेंट है, एक लाइट को मतलब मान लो राइट साइड घुमा रहा है क्लॉकवाइज तो उसे बोलते हैं डेक्सो रोटेटरी, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो उसे बोलते हैं लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। अब सुनो आपको एक बात और बताता हूँ, एक कंपाउंड है जो राइट को राइट साइड घुमा उसे बोलते हैं डेक्सो, उसे क्या बोलते हैं डेक्सो। एक घुमा रहा है लेफ्ट उसे क्या बोलते हैं लीवो।
अगर आप 50% इसको ले लो, 50% इसको ले लो, तो इनका जो प्रोडक्ट अब बनेगा या इन दोनों को मतलब मिला के जो बनेगा वो होता है रेस में। क्योंकि अब देखो ये 50% लेफ्ट की तरफ घुमाना चाहेगा, ये 50% की तरफ घुमाना चाहेगा राइट की साइड। पर जो एग्जैक्ट इन दोनों को मिला के 50% मात्रा मिलाने के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो याद रखना लाइट को कहीं नहीं घुमाएगा, मतलब जीरो जीरो एंगल पे रोटेट कर देगा, मतलब एंगल नहीं होगा उस पे। उसे बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। उसे क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या है? लीवो रोटेटरी और लेक्सो रोटेटरी ये सेम कंपाउंड अगर आप सेम मात्रा ले लेते हो तो उसको आप मिला के जो मिक्सचर मिला रहे हो उसे बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर याद रखना उसका जीरो ऑप्टिकल रोटेशन होगा। रेसमिक मिक्सचर का मीन क्या होता है? जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। जीरो ऑप्टिकल रोटेशन ये आपको मैं भी बता दूंगा। ये देखो लिखो, ए मिक्सचर कंटेनिंग टू एनाइसोमर इन इक्वल। ये देखो टू एनाइसोमर मतलब एक लेफ्ट साइड की तुम्हारा एक राइट उसी के होने चाहिए। 50-50% मात्रा लो तो उसका आपको बताया ऑप्टिकल रोटेशन कितना आएगा? जीरो। का रोटेशन ड्यू टू वन आइसोमर विल कैंसिल। ये बताइए ये 50% कह रहा है मैं लेफ्ट की तरफ घुमाऊंगा, ये कह रहा है मैं राइट की तरफ घुमाऊंगा। है दोनों ही एक ही कंपाउंड एनाइसोमर्स है, तो ये ना इसकी चलने देगा ना ये इसकी चलने देगा, तो दोनों के दोनों क्या होंगे? एक दूसरे में कैंसिल हो जाएंगे। ये देखो ड्यू टू अदर आइसोमर सच मिक्सचर इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। इसको रेसमिक मॉडिफिकेशन। और इसको देखो ये मानो आप माइनस से शो कर रहे थे, ये आप प्लस से, तो ये अब ना तो माइनस से शो कर सकते हो ना प्लस से, तो इसको इससे प्लस और माइनस मतलब रेसमिक मिक्सचर। ये देखो लिखो, और इसको आप डी और इसको आपको पता आई से शो कर रहे थे, इसको डी से, तो रेसमिक मिक्सचर को किससे शो करोगे? डी और आई से। ये सिंपल सी बात है, बताइए। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ये लिखा हुआ एग्जाम्पल ब्यूटेनॉल टू ओल। ब्यूटे आपको पता है ना ब्यूटेनॉल किरेल कार्बन वाला था, मतलब वो किरेलिटी शो कर रहा था। The process of conversion of an isomer into racemic is called racemization। अब ये सिंपल सा है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कार्बन किरेल है और कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है और कौन सा नहीं। किरेल का याद रखना, चारों की चारों या तो ग्रुप से अलग अलग लगे हो, ये सिंपल सा फंडा यही है। ये चारों के चारों ग्रुप देख लो आप अलग अलग। इसमें देखो एच ओ एच बी आर सी एच थ्री। आपको पता है अगर चारों के चारों ग्रुप अलग है तो उनकी आप मिरर इमेज बनाओगे तो कभी भी उसके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो सकती। तो इसमें से सिंपल सा आपको बताना है इनमें से कौन सा है। देखो दो बी आर सेम, तो ये तो हो गया ए किरिल, ये तो कौन सा हो गया? ए किरिल। और ये कौन सा हो गया? किरिल। ये देखो इसका आंसर किरिल। अब इसमें देखो यहाँ एच लगा है, यहाँ ओ एच लगा है, यहाँ सी एच थ्री लगा है, यहाँ एक कार्बन लगा है। इस ग्रुप पे देखो, अपने को इस ग्रुप पे देखना है एच एच, इधर देखो ये ग्रुप भी सेम है और ये ग्रुप भी सेम है, तो ये तो हो गया किरेल सेंटर, ये वाला हो गया किरेल और ये हो गया ए किरेल। बस चारों के चारों ग्रुप देख लो उस कार्बन के साथ लगे हैं, चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप। ये देखो सी एच थ्री सी एच टू, ये इधर अल्काइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप, इधर मिथाइल, इधर एच। इसमें देखो सी एच, इसमें दो एच लगे, ऊपर भी एच और नीचे भी H, तो ये नहीं होगा, ये होगा। ये देखो इसके आंसर सिंपल सा ही है, ये कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहले देख लेता हूँ, कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, साउंड प्रॉब्लम पड़ गया, पर 40 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की, बट आधे में तो आवाज ही नहीं, इसलिए चेक ही कर लेता हूँ स्ट्रीम सही है कि नहीं। चलो स्ट्रीम सही है, माइक लगा उस पे लाइट जल रही है तो उससे पता चल गया। ठीक है, अब सुनो ये रिटेंशन, ये मैंने आपको बताया था रिटेंशन इन्वर्जन। जैसे आपने वापस बताता हूँ, सिंपल सा है इनको ना SN1 और SN2 के ऊपर है। रिटेंशन, रिटेंशन का मीन होता है जो आपकी सेम पहले कॉन्फ़िगरेशन थी सेम वही कॉन्फ़िगरेशन आ गई, उसको बोलते हैं रिटेंशन। उसको क्या बोलते हैं? रिटेंशन। मतलब जो जिस साइड से कोई ग्रुप गया है उसी साइड कोई नया ग्रुप आ जाए उसे बोलते हैं रिटेंशन। याद रखना, ये सिंपल सा, ये देखो retention of configuration, the preservation of spatial arrangement of bond and asymmetrical center during a chemical reaction transformation। भी एक कोई भी रिएक्शन हो रही है या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसके अंदर जो स्पेशल अरेंजमेंट पहले बनी थी सेम वही अरेंजमेंट वापस आ जाए, मतलब जहाँ जिस साइड से ग्रुप गया था उसी साइड से आ जाए उसे बोलते हैं रिटेंशन। उसे क्या बोलते हैं? रिटेंशन। देखो इसमें सिंपल सा ये दिया हुआ, एनसीईआरटी में सारी चीज डिटेल में दी है। देखो OH ग्रुप इधर से गया, इधर से Cl लग गया, ये सेम क्या हो गया? रिटेंशन। ये क्या हो गया? सेम रिटेंशन। अब आगे देखो इन्वर्जन, इन्वर्जन मैंने बताया था। देखो इन दोनों में से इन्वर्जन कौन सा है? ये एक्स ग्रुप है, ये एक्स ग्रुप, ये वाई दूसरी साइड लगा है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट बना है? इन्वर्जन। और अब वाई ग्रुप देखो जिधर एक्स ग्रुप हटा है लिविंग ग्रुप उधर ही वाई ग्रुप लग चुका है, देखो ये लिखा हुआ, तो ये कौन सा है? ये रिटेंशन। ये कौन सा है? रिटेंशन।
और आपको मैंने ये बात बता दी कि जो SN2 है, SN2 उसके अंदर आपको पता है हमेशा ही कौन सा प्रोडक्ट बना है, इनवर्ट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बना है, इनवर्ट। सही तक आगे दिया भी है। हाँ, ये रहा। वो तो पता ही है क्योंकि उसमें एक ही सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है। देखो इधर से बी आ रहा था, इधर से OH आई, मतलब दूसरी साइड से अगर OH आ रहा है तो आपको पता है OH इस साइड से आया है। देखो बी आर इधर से था, OH इधर साइड से है। इसमें SN2 के अंदर याद रखना हमेशा ही कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इनवर्ट। तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन। इसे क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। ये लेनी चाहिए। इन द केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एल्किल हाइड फॉर्म SN2 मैकेनिज्म इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन इज कंपेयर्ड बाय रिएक्ट। ये मैंने बता ही दिया क्योंकि सिंपल सिंपल है। और इसमें देखो अगर ए और बी की मैं 50-50% मात्रा ले लूँ तो ये फिर वापस वही बात याद करो। ये दोनों एक दूसरे के एनाइसोमर्स भी हैं और ये अगर राइट को मान लो लेफ्ट साइड घुमाना तो ये किधर घुमाएगा, राइट साइड मान लो। तो 50% इसकी मात्रा लो, 50% इसकी। अगर इन दोनों की मात्रा ले लो 50-50 तो कौन सा मिश्रण बनेगा, याद करो रेसमिक। मान लो ये प्लस है, ये मान लो माइनस है, मीन्स ये डेक्सो रोटेटरी है, लियो रोटेटरी। तो ये कौन सा होगा, प्लस और माइनस, जीरो इसका रोटेशन। ये बात है इसमें। इन्वर्जन का मीन याद रखना, सिंपल सा मीन है इनवर्ट प्रोडक्ट, मतलब जिधर से रिएक्टेंट गया है उधर से मान लो न्यूक्लियोफाइल ने, मतलब मान लो एलाइड जिधर से गया है उसकी दूसरी साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक है। और एक और कौन सा रह गया भाई, रिटेंशन। रिटेंशन का मीन है सेम वही कॉन्फ़िगरेशन रखना, सेम वही कॉन्फ़िगरेशन रखना। इसने बताया SN2 के अंदर हमेशा। और SN1 में मैंने वैसे पहले डिटेल में बता दिया था, फिर दोबारा यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो SN1 में भाई बनता है पहले स्टेप के अंदर कार्बन के, और कार्बन के टाइन आपको पता है भाई कौन सा होता है, कार्बन केटाइन sp2 हाइब्रिडाइज। और sp2 हाइब्रिडाइज का आपको पता है कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होती है, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अब प्लेन है तो इसके इधर भी जुड़ सकता है और इधर भी OH ग्रुप। ये देखो इससे इधर वाला भी OH बन सकता है और इधर वाला भी। तो इससे याद रखना इसका ये नहीं है कार्बन केटाइन है तो इधर से जुड़ेगा, इसका हमेशा रिटेंशन नहीं, इसका 50-50% बनता है, याद रखना। तो इसका फिर अपने 50-50 बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे, रेसमिक मिश्रण। कौन सा मिश्रण, रेसमिक मिश्रण। ये देखो लिखा हुआ है। अगर ये ले, in the case of optically active alkyl halide SN1 reaction are accompanied by racemization। याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन केटाइन फॉर्म हो रहा है और कार्बन केटाइन वाला स्टो स्टेप है। sp2 हाइब्रिडाइज प्लेनर एक रियल कार्बन है, याद रखना। तो उस पे क्या है, द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल में भी दोनों के दोनों साइड से वो अटैक कर सकता है। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हुई। और एक रियल क्यों बोला, क्योंकि इस पे आपको पता है प्लेनर बन गया ये, इसमें 120 एंगल हो गया, मतलब इस पे एक सिमेट्री बन रही है, तो इसे बोलते हैं एक रियल, याद रखना। तो इसमें अब दोनों के दोनों मिश्रण बन सकते हैं। ये हो गया यहाँ तक अपना कंप्लीट। अब सुनो एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। बाकी यूट्यूब पे बहुत टीचर ने करवाया है, बट मैं डिटेल में बहुत ही एनसीईआरटी आपको एनसीईआरटी डी कोड करवा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। वैसे तो वन शॉट वीडियो है बट आई थिंक ज़्यादा ही डिटेल करवा रहा हूँ। फिर भी अपने कमेंट जो भी हो देना, फीडबैक जरूर देना। और अगर आपको बढ़िया लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर करना प्लीज़। मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करूँगा और अच्छी अच्छी वीडियो लेके। देखो आप सुनो एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसी एक ही रिएक्शन के भाई बहुत नाम है। पहले मैं आपको वो सारे कंप्लीट बताता हूँ फिर आपको समझ में बढ़िया आ जाए। एलिमिनेशन आपने गेम में सुना होगा, एलिमिनेट कर दिया उसको। एलिमिनेट का मतलब बाहर निकाल दिया। क्या निकाल दिया, बाहर। एलिमिनेट का मतलब ये था, सब्स्टिट्यूशन में क्या था, एक गया था तो एक आया था। इसमें ये नहीं था, इसमें मतलब ऐसे भी एक या दो जो भी एटम है मतलब उनको बाहर निकाल दो, उसे बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के दो नाम, एक नाम और है, एक तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन, लिखते जाना भाई। एक बोलते हैं इसको एलिमिनेशन रिएक्शन, एक इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। वो भी बताऊंगा बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं। एक इसको बोलते हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। डी का मतलब होता है कोई चीज की कमी होना, हाइड्रो का मतलब एक तो इसमें हाइड्रोजन बाहर जाएगा, हेलोजन का मीन है कि इसमें कौन बाहर जाएगा, एच एक्स दोनों दोनों क्या चल जाएंगे बाहर। बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं बताता हूँ आपको। कोई भी मान लो कार्बन के ऊपर ग्रुप लगाऊं मैं, इस पे एक्स ग्रुप लगाए तो पास वाला कार्बन जिसके साथ लगा है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके साथ वाला कार्बन होता है बीटा कार्बन, बीटा कार्बन। तो अब मान लो ये अल्फा है, ये कौन सा है, बीटा कार्बन। एक मिनट रुको, जस्ट ए मिनट।